2 दिन पहले बीजेपी ने यूपी का प्रदेश अध्यक्ष तय किया। कल राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष की नियुक्ति हुई। आज बिहार प्रदेश के बीजेपी अध्यक्ष के तौर पर संजय सरावगी का चुनाव हो गया। तो आज की हमारी चर्चा बीजेपी के अंदर हो रहे चुनावों और नियुक्तियों पर ही होने वाली है। सबसे पहले बड़ी नियुक्ति बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन की रही। नितिन नवीन का थोड़ी देर पहले बीजेपी मुख्यालय में जोरदार स्वागत किया गया। कल ही बीजेपी पार्लियामेंट्री बोर्ड की मीटिंग में बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष की नियुक्ति कराई गई थी, क्योंकि मौजूदा हालत में अध्यक्ष पद पर तुरंत चुनाव संभव नहीं है। लेकिन नितिन नवीन की ताजपोशी को लेकर बीजेपी के अंदर से लेकर बाहर तक और पक्ष से लेकर विपक्ष तक को सरप्राइज किया गया है, क्योंकि पहली बार बीजेपी ने बिहार से कोई अध्यक्ष बनाने की दिशा में कदम बढ़ाया है। पहली बार 40-45 साल की उम्र के नेता को बीजेपी जैसी दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी का कार्यकारी अध्यक्ष बनाया जा रहा है। बिहार के बांकीपुर से लगातार 5 चुनाव जीतने वाले नितिन नवीन बिहार में मंत्री भी है और छत्तीसगढ़ के पार्टी प्रभारी भी है। पीएम मोदी ने नितिन नवीन की जमकर सराहना की है और शुभकामनाएं भी भेजी है। सियासत में सवाल यह है कि आखिर बीजेपी ने बिहार से ही अध्यक्ष चुनने की दिशा में कदम क्यों बढ़ाया है? क्या बीजेपी में मोदी शाह युग के बाद नए नेतृत्व को कमान थमाने की शुरुआत की जा चुकी है? अपेक्षाकृत बेहद कम आबादी वाले कायस्थ समुदाय से अध्यक्ष बनाने के पीछे बीजेपी की क्या सोच हो सकती है? ऐसे कई तमाम सियासी सवाल भी है जिस पर हम आज के दंगल में चर्चा करेंगे, लेकिन पहले यह रिपोर्ट देख लेते हैं। बिहार सरकार के मंत्री नितिन नवीन जब से बीजेपी कार्यकारी अध्यक्ष नामित हुए हैं, तब से उनके स्वागत, बधाइयों और शुभकामनाओं का सिलसिला जारी है। आखिरकार 6 साल बाद बीजेपी को नया राष्ट्रीय अध्यक्ष मिलता दिख रहा है, क्योंकि अब तकरीबन तय लग रहा है कि नितिन नवीन जल्द ही कार्यकारी अध्यक्ष से राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाएंगे। वैसे बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव और मुख्यालय प्रभारी अरुण सिंह ने 14 दिसंबर को जारी संगठनात्मक नियुक्ति वाली चिट्ठी में यही लिखा है कि बीजेपी संसदीय बोर्ड ने ये नियुक्ति की है जो तत्काल प्रभाव से लागू होगी। बीजेपी को तत्काल प्रभाव से राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष तो मिल गया, अब बस राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर नितिन नवीन का चुनाव बाकी है। लेकिन बीजेपी ने अभी से नितिन नवीन के स्वागत सत्कार का सिलसिला तेज कर दिया है। दिल्ली हवाई अड्डे पर स्वागत के बाद खुद बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह नितिन नवीन का स्वागत करने बीजेपी मुख्यालय में मौजूद थे। पीएम मोदी ने नितिन नवीन को नया राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने पर जो शुभकामना संदेश लिखा है, उसमें नितिन नवीन को युवा और परिश्रमी बताया है। उन्हें संगठन का अनुभवी विधायक मंत्री के रूप में बहुत प्रभावी काम करने वाला कहा है। साथ ही जनसेवा को समर्पित, विनम्र और जमीनी कार्यकर्ता के रूप में बताया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष की भूमिका अपनी होती है, राज्य सरकार की भूमिका अपनी होती है। बिहार में के लिए यह बहुत ही फख्र की बात है कि हमारे माननीय नितिन नवीन जी राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बने हैं। परंतु भाजपा में यह कोई नवीन प्रयोग नहीं है। हमारे यहाँ कार्यकर्ताओं को दायित्व मिलता है। उनको बहुत बहुत बधाई। और नितिन नवीन जी यंग हैं, काफी युवा हैं, बहुत मेहनती हैं, गंभीरता के साथ बिना प्रचार के संगठन का काम करते हैं। अनलाइक अदर पार्टी, जहाँ की परिवार की पार्टी होती है, तो जगह फिक्स है, परिवार के लोग ही जाएंगे। भले ही उसमें कॉम्पिटेंट है, नहीं है, किसी लायक है कि नालायक है, लेकिन वही बैठे। नितिन नवीन की ताजपोशी को बीजेपी की राष्ट्रीय राजनीति में नवीन प्रयोग के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि नितिन नवीन बीजेपी के सबसे कम उम्र के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हैं और बीजेपी ने पहली बार बिहार से राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया है। पार्टी के कार्यकर्ताओं का परिश्रम है और मैं तो मानता हूं कि कार्यकर्ता के रूप में काम करने से पार्टी के वरिष्ठ नेता हमेशा आपको ध्यान देते हैं और मैं तो इसके लिए बस पार्टी के नेताओं के साथ और उनके साथ जो आशीर्वाद मिला है उसको आगे काम करेंगे। ये माना जा सकता है कि बिहार के चुनाव में जबरदस्त कामयाबी के बाद बिहार को बतौर कार्यकारी अध्यक्ष से ये सौगात मिली है। लेकिन नितिन नवीन की तैनाती का मतलब बिहार में बीजेपी के संगठन की जड़ों को घर घर तक पहुंचाने की जिम्मेदारी है। और ये जिम्मेदारी इसलिए बड़ी है क्योंकि पहली बार बीजेपी को लग रहा है कि अब संपूर्ण सत्ता ज्यादा दूर नहीं है। बिहारी होने के नाते हम उनको ढेर सारी बधाई देते हैं।
हालांकि नितिन नवीन अभी कार्यकारी अध्यक्ष हैं और चुनाव होने तक वो इसी पद पर रहेंगे, लेकिन जिस तरह जेपी नड्डा की अध्यक्ष पद की कुर्सी कार्यकारी के रास्ते कंफर्म हुई थी, माना जा रहा है कि उसी तरह नितिन नवीन की कुर्सी भी जल्द पक्की हो सकती है। आज तक ब्यूरो। तो नितिन नवीन भारतीय जनता पार्टी के जब अध्यक्ष बनेंगे तब सबसे युवा अध्यक्ष होंगे। उससे पहले 49 साल की उम्र में अमित शाह सबसे युवा अध्यक्ष के तौर पर भारतीय जनता पार्टी में काम कर चुके हैं, लेकिन यह प्रोसेस अभी बाकी है। फिलहाल जेपी नड्डा ही भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष है, लेकिन बीजेपी में क्या जनरेशनल शिफ्ट आया है ये इस नियुक्ति के बाद में, इस चुनाव के बाद में, कई मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ में प्रेम शुक्ला भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जुड़ चुके हैं, करुणा सागर कांग्रेस के प्रवक्ता इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। कांग्रेस की तरफ से इस पर कई सवाल भी उठाए गए हैं। एक तरीके से पर्ची अध्यक्ष उनको करार दिया जा रहा है। दूसरी तरफ कांग्रेस यह भी कह रही है कि अमित शाह जो गृह मंत्री है उनका कंट्रोल पार्टी पर और मजबूत हो जाएगा, यह भी उनकी तरफ से कहा गया है। शशि शेखर वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ में जुड़ रहे हैं, आशुतोष पॉलिटिकल एनालिस्ट, वो भी थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। 3 सवालों के साथ मैं इस चर्चा की शुरुआत करना चाहता हूं। पहला सवाल, क्या बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन ही अगले राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे? आमतौर पर यही माना जाता है कि वही कार्यकारी अध्यक्ष ही राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाता है, जिस तरीके से जेपी नड्डा के वक्त हमने देखा था कि 2019 में उन्हें कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया, 2020 में वो पार्टी के अध्यक्ष चुने गए। दूसरा सवाल, क्या बीजेपी ने युवा पीढ़ी को नेतृत्व सौंपने में दूसरे दलों को पछाड़ दिया है? तीसरा सवाल, क्या नितिन नवीन के लिए अध्यक्ष का पद चुनौतियों वाला रहने वाला है, चुनौतियों से भरा रहने वाला है? क्योंकि कई लोग कहते हैं 45 साल की उम्र में अध्यक्ष बन रहे, कई कद्दावर नेता पार्टी के अलग अलग पदों पर है, प्रधानमंत्री है, गृह मंत्री है, उनके सामने नितिन नवीन किस तरीके से अपने आप को पेश करेंगे? कई सारे सवाल इस पूरे मुद्दे पर रहते हैं, उस पर हम चर्चा करेंगे। प्रेम शुक्ला जी, क्या हम कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के भीतर आज की स्थिति में जनरेशनल शिफ्ट हो चुका है पूरी तरीके से? 45 साल की उम्र में कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाना। देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमेशा जो है युवाओं को अवसर देने का काम करती रही है। जनसंघ के भी जमाने में आपको याद होगा, जब भारतीय जनता पार्टी का इसका पूर्वावतार था, तब लाल कृष्ण आडवाणी जी 74 में जब अध्यक्ष हुए थे, तब लोगों ने आश्चर्य व्यक्त किया था। उसी तरह से 2009 में जब आदरणीय नितिन गडकरी जी का अध्यक्ष बनना, या आदरणीय अमित शाह जी का अध्यक्ष बनना, या आदरणीय वेंकैया नायडू जी का 49 वर्ष की उम्र में अध्यक्ष बनना, तो लगातार वेंकैया नायडू, नितिन गडकरी, अमित शाह जी और उसके पूर्ववर्ती में आदरणीय लाल कृष्ण आडवाणी जी, हमेशा से भारतीय जनता पार्टी ऊर्जावान कार्यकर्ताओं को नेतृत्व की कमान संभालकर पूरे संगठन को ऊर्जस्विता प्रदान करने का काम करती रही है। और इसी का परिणाम है कि किसी जमाने में 2 सीटों पर रहने वाली भारतीय जनता पार्टी आज दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बनकर बैठी है और विविध राज्यों के समेत केंद्र में लगातार हमारी तीसरी बार सरकार का आना, जिस तरह से लोकसभा चुनावों के बाद हरियाणा, महाराष्ट्र, दिल्ली और अब बिहार की जीत का परचम लहराना, ये सब कार्यकर्ताओं की अखंड परिश्रम और उनकी ऊर्जस्विता, तेजस्विता के कारण ही संभव हुआ है। और नए हमारे जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं आदरणीय नितिन नवीन जी, वो उस हमारे ऊर्जस्वी स्वरूप का जो है प्रतिनिधित्व करते हैं। 5वीं सिर्फ इतनी सी उम्र में, 1980 का जन्म है उनका, 45 वर्ष की उम्र में वो लगातार 2006 से विधायक है। वो 2006 में विधायक, 2010 में, 15 में, 20 में और 25 में लगातार अपराजय विधायक रहे हैं। और जहां का भी उनको जिम्मा दिया गया, सिक्किम का जिम्मा दिया गया, सिक्किम में सरकार बनी, छत्तीसगढ़ का जिम्मा दिया गया, छत्तीसगढ़ में सरकार बनी। तो जहां भी जाते हैं वो अथक परिश्रम करते हैं और कार्यकर्ताओं को विश्वास में लेकर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जनता का जनादेश कैसे प्राप्त हो, इसके लिए सतत का परिश्रम करने का काम करते हैं। इसी के कारण जो है भारतीय जनता पार्टी जो है सामान्य से सामान्य कार्यकर्ता को उठाकर, जैसे आदरणीय अमित शाह जी किसी जमाने में वार्ड का काम करते थे, वार्ड के स्तर से ये भी भारतीय जनता युवा मोर्चा से, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, भारतीय जनता युवा मोर्चा, भारतीय जनता पार्टी एक पूरा प्रवास कार्यकर्ता के रूप में होता है। और उस प्रवास के दौरान उसका जो विविध कार्यकर्ताओं के साथ समन्वय, संवाद और उनके साथ मिलकर जो है जिस तरह से काम करने की एक शैली
निर्मित होती है, वही भारतीय जनता पार्टी के संगठन शिल्प का आधार है, वही भारतीय जनता पार्टी के विस्तार का कारण है। ठीक है, तो आप एक तरीके से पार्टी एक मैसेज देना चाहती है, पार्लियामेंट्री बोर्ड ने पार्लियामेंट से जनता का दिल जीतने का माध्यम खड़ा करती है। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी की जो पार्लियामेंट्री कमेटी है उन्होंने ये फैसला लिया और नितिन नवीन को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया। कई दिनों से इसका इंतजार था कि आखिरकार अध्यक्ष पद का चुनाव कब होगा, कैसे होगा, क्या होगा, इसको लेकर बातचीत चल रही थी। दो तस्वीरें दरअसल हम यहां पर दिखाना चाहेंगे, अगर हम उसको प्ले कर सके, कि किस तरीके से जब नितिन नवीन आ रहे थे तब गृह मंत्री अमित शाह उनका इंतजार करते रहे कई क्षण तक, जब भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में वो जाने वाले थे। लेकिन उससे पहले जरा एक बार स्ट्रेंथ और वीकनेस एनालिसिस देख लेते हैं नितिन नवीन को चुने जाने का, जरा उसका भी हमने एक ये बनाया हुआ है, वो भी देख लेते हैं। लेकिन ये तस्वीरें देखिए, धर्मेंद्र प्रधान, जेपी नड्डा, अमित शाह, बीजेपी के तमाम बड़े नेता वहां पर, रविशंकर प्रसाद भी पीछे देख रहे हैं, वो इंतजार कर रहे हैं गेट पर स्वागत के लिए नितिन नवीन का। कम से कम 15 मिनट तक उनको इंतजार करना पड़ा, उसके बाद नितिन नवीन वहां पर आए। भारतीय जनता पार्टी के मुख्य गेट पर पीयूष गोयल और अश्विनी वैष्णव उनके स्वागत के लिए वहां पर खड़े थे और यहां पर इन्होंने इंतजार किया। अमित शाह ने बाकायदा उन्हें वो दफ्तर ले गए और उसके बाद उन्हें कुर्सी में वहां पर बिठा दिया गया कार्यकारी अध्यक्ष पद की। एक जनरेशन शिफ्ट है, ये कहने की भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोशिश है। हम ये कह भी सकते हैं कि एक तरीके से सिंबॉलिक भी हम कह सकते हैं। देखिए, जेपी नड्डा उन्हें उस कुर्सी पर बिठा रहे हैं, बगल में अमित शाह खड़े। अमित शाह भी भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष रह चुके हैं और जैसे मैंने कहा 49 साल की उम्र में अब तक के सबसे युवा अध्यक्ष अगर भारतीय जनता पार्टी के अमित शाह रहे, और उसके बाद अगर नितिन नवीन कार्यकारी अध्यक्ष पद से अध्यक्ष पद की छलांग लगाते हैं तो वो भी सबसे युवा अध्यक्ष के तौर पर नितिन नवीन इसमें जाने जाएंगे। लेकिन जरा एक बार स्ट्रेंथ और वीकनेस एनालिसिस देख लेते हैं, यानी सभी को इस आसानी होगी कि क्या हम सोच रहे हैं नितिन नवीन की नियुक्ति को लेकर। तो जरा वो भी एक बार देख लेते हैं। देखिए, मजबूत पक्ष उनका क्या है कि युवा है, कर्मठ है, ईमानदार माने जाते हैं, उनकी छवि है। लेकिन उनके पिता भी अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के विधायक रहे, तो कहीं ना कहीं वंशवाद का आरोप लग सकता है। कार्यकर्ता की छवि है, उसके साथ साथ देखिए, जैसे मैंने कहा कि वंशानुगत राजनीति का चेहरा भी वो माना जा सकता है। दूसरा अगर हम देखें तो कार्यकर्ता की छवि है, नीचे से ऊपर आए, उपलब्धता है, जैसे सिक्किम और छत्तीसगढ़ की बात की गई। लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर उनकी पहचान नहीं है। संगठन का अनुभव है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र का अनुभव वहां पर नजर नहीं आता है। लगातार चुनावी जीत है, मंत्रालयों का प्रभार रहा है उनके पास, लेकिन जाति आधार वहां पर नजर नहीं आता है। तो कहीं ना कहीं पॉलिटिकली लाइट वेट, एक तरीके से कई लोग उनको कहते हैं कि पॉलिटिकली लाइट वेट यहां पर हो सकते हैं। मौके क्या है उनके पास कि पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिए जाएंगे, लेकिन 5 राज्यों में चुनाव होंगे विधानसभा के तुरंत, वो चुनौती सबसे आधारित होगी। जातिगत राजनीति करना भी बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि कायस्थ समुदाय से आते हैं जो अगड़ी जाति एक तरीके से मानी जाती है। साथ साथ सबसे बड़ी बात कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद, जैसे मैंने कहा कि पॉलिटिकल लाइट वेट तो नहीं माने जाएंगे, क्योंकि अब तक बिहार की राजनीति में खास करके उन्होंने काम किया हुआ है, छत्तीसगढ़ और सिक्किम का प्रभार उनके पास रहा। लेकिन फिर भी पूर्वी भारत में संगठन को सशक्त करना, यह सबसे बड़ा मौका उनके पास रहेगा। लेकिन बिहार में एनडीए के जो घटक दल है उनकी मजबूती कैसे होगी, एक सबसे बड़ी चुनौती उनके सामने रहेगी। तो कुल मिलाकर अगर हमने देखा कि किस तरीके से स्ट्रेंथ और वीकनेस एनालिसिस हमने सामने रखने की कोशिश की है, और आशुतोष आपने ये देखा कि इस चीज पर अगर हम देखें, कई लोग कहते हैं कि पॉलिटिकल लाइट वेट है, लेकिन दूसरी तरीके से बीजेपी के कहती है कि देखिए हमने मौका दे दिया, जिस तरीके से वेंकैया नायडू को मौका दिया गया था जब 2002 में उनको अध्यक्ष बनाया गया था, बंगारू लक्ष्मण को मौका दिया गया था। क्या उस तरीके से भी इसको देखा जा सकता है? देखिए साहिल, इसमें एक चीज में बहुत दिलचस्प बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी के निश्चित तौर पर ये सबसे युवा पार्टी के प्रेसिडेंट होंगे अगर होते हैं तो। लेकिन जनसंघ में अटल बिहारी वाजपेयी 44 साल की उम्र में वो पार्टी के प्रेसिडेंट हो गए थे। तो अगर टेक्निकली देखें तो जरूर नवीन जो है वो, नितिन नवीन जो है वो यंगेस्ट है। लेकिन अगर जनसंघ और बीजेपी को मिला के देखें तो अटल बिहारी वाजपेयी सबसे यंगेस्ट है। 1924 25 दिसंबर को पैदा हुए थे, लेकिन 1968 में जनसंघ के प्रेसिडेंट बन गए थे। मेरा मानना है कि अपने आप में बहुत ही बोल्ड स्टेटमेंट है बीजेपी की तरफ से, और एक बोल्ड एक्सपेरिमेंट भी है। और आपने जो तस्वीर देखी उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि खुद
पार्टी के सबसे बड़े नेताओं में से एक, बल्कि नंबर 2 के नेता अमित शाह उनको रिसीव करने के लिए जाते हैं और उनको खुद उनके कमरे में ले जाके उनको पद पे स्थापित करते हैं। यानी अमित शाह इस बात को इंश्योर कर रहे हैं कि लोगों के मन में जो भी जरा सा भी कहीं कोई संदेह हो वो स्पष्ट हो जाए कि वो पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष हैं और अमित शाह, नरेंद्र मोदी का उनका पूरा समर्थन है। लिहाजा उनके साथ ये ना समझा जाए कि जूनियर हैं या उम्र में कम है तो उनके पद की गरिमा का ध्यान न रखा जाए। ये बहुत महत्वपूर्ण बात। दूसरी बात मुझे लगती है कि बिल्कुल आपने सही कहा कि ये एक तरीके का जनरेशनल चेंज हम देखेंगे बीजेपी के अंदर। कि अभी तक अगर आप देखें जब से बीजेपी बनी, वो भी इत्तेफाक की बात की 45 साल हो गए बीजेपी को बने हुए, और उसमें जो पहली पीढ़ी थी अटल आडवाणी की पीढ़ी थी, और अगर आप दूसरी पीढ़ी को देखें तो जिसमें आप प्रमोद महाजन तमाम लोगों, गोविंदाचार्य वगैरह का जोड़ सकते हैं, तीसरी पीढ़ी में जेपी नड्डा को भी जोड़ सकते हैं, चौथी पीढ़ी एक तरीके से बीजेपी की अब सामने आ गई है। तो यहां से कम 20-25 साल के आगे की राजनीति को ध्यान में रखकर मुझे लगता है कि नितिन नवीन को चुना गया होगा और उनकी जो लीडरशिप, उनकी जो अपनी जो टीम खड़ी होती है उस पर भी बहुत कुछ स्पष्ट हो जाएगा कि आगे की राजनीति बीजेपी करना चाहती। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं कि वह कार्यकारी अध्यक्ष है या अध्यक्ष है, लेकिन पार्टी की कमान पूरी तरीके से अमित शाह के हाथ में ही होगी। उनके दिशा निर्देश पर ही वो काम करेंगे। एक तरीके से हम कह सकते हैं कि ये नई पीढ़ी को बड़ी जिम्मेदारियों के लिए तैयार करने की एक बड़ी कोशिश है और बोल्ड एक्सपेरिमेंट है। ये कोई छोटा मोटा एक्सपेरिमेंट नहीं, बोल्ड एक्सपेरिमेंट है। और बीजेपी को फायदा होगा नहीं फायदा होगा ये बात की बात है, लेकिन बीजेपी इस तरीके के एक्सपेरिमेंट के लिए जानी जाती। 2009 में जब ये हुआ कि अब बीजेपी में एक नई पीढ़ी को सामने लाना है, अटल आडवाणी की पीढ़ी से अलग पार्टी को देखना है, तब उस वक्त 4 बड़े नेता थे जिनको गैंग ऑफ 4 कहा जाता था या D4 कहा जाता था। ये 4 बड़े नेता अरुण जेटली, सुषमा स्वराज और साथ ही साथ वेंकैया नायडू, अनंत कुमार। लेकिन तब नितिन गडकरी को, जिनको नेशनल पॉलिटिक्स में कोई जान पहचान नहीं थी, जो कोई उनको उस तरीके से नहीं जानता था, महाराष्ट्र से उठाकर उनको लाते हैं और फिर वो पार्टी के अध्यक्ष बनते हैं और वहां से एक नया शिफ्ट बीजेपी की पॉलिटिक्स में आता है। लेकिन उसी तरीके से नरेंद्र मोदी को भी प्रधानमंत्री के पद पर जब पेश किया गया था तो दिल्ली के नेताओं को नजरअंदाज किया गया था और नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी सामने आई थी। लेकिन दिलचस्प बात इसमें सिर्फ ये है कि जब अटल बिहारी वाजपेयी जनसंघ के अध्यक्ष बने थे तब जनसंघ का आकार अगर हम देखें राष्ट्रीय स्तर पर तो वो काफी छोटा था। आज की स्थिति में पार्टी केंद्र में सत्ता में है, अपने बलबूते पर एक तरीके से सत्ता में आ सकती है दोबारा, 240 फिलहाल है लेकिन आ सकती है, और सबसे बड़ी पार्टी आज की स्थिति में भारत की, उसके बावजूद 45 साल की उम्र के एक व्यक्ति को वहां पर अध्यक्ष बनाया गया है। इस बात पर मुझे और चर्चा करनी है और शशि शेखर हमारे साथ में, उनके पास मुझे इसके बारे में जाना है कि आखिरकार हम किसे इस तरीके से देखें, क्योंकि पहले भी एक दौर था कि जब कोई भी अध्यक्ष बने दौर तो अटल और आडवाणी का ही चलता था, यह माना जाता था बीजेपी के भीतर। आज की स्थिति में भी अध्यक्ष कोई भी बने, मोदी और अमित शाह का दौर ही चलेगा, इसी तरीके से उसको देखा जा रहा है। लेकिन उससे पहले करुणा सागर जी, आपसे एक प्रतिक्रिया लेनी है। कांग्रेस पार्टी की प्रतिक्रिया मुझे बड़ी आश्चर्यकारक लगी इस पूरे मामले को लेकर। आप ये कह रहे हैं कि अमित शाह पार्टी पूरी तरीके से चलाएंगे, कांग्रेस के भीतर भी ऐसा ही होता है। आज देखिए मल्लिकार्जुन खड़गे 80 साल की उम्र के अध्यक्ष आपके बने हुए हैं, उसके सामने बीजेपी ने 45 साल का अध्यक्ष आपके सामने खड़ा किया है जो शायद अध्यक्ष बन सकते हैं, फिलहाल कार्यकारी अध्यक्ष है। और एक ऐसे व्यक्ति को कि जो नगर पंचायत के चुनाव से बढ़कर आगे मंत्री और उसके बाद अब यहां पर आकर पहुंचा हुआ है। साहिल जी, सबसे पहले तो आपको, आपके सभी दर्शकों को और हमारे सभी सखा पैनलिस्ट को मेरा नमस्कार। आपने इनका जो शॉर्ट एनालिसिस किया उसमें लाइट वेट की बात की, तो बीजेपी में आज की जो बीजेपी है उसमें लाइट वेट होना एडवांटेज है। और ये एक्सपेरिमेंट आपने देखा होगा कैसे झारखंड में रघुवर दास को बनाया गया था, कैसे मनोहर लाल खट्टर और उसके बाद नायब सिंह सैनी को बनाया गया हरियाणा में, आपने छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में देखा, दिल्ली में देखा। तो ये आज एक बहुत बड़ा एडवांटेज है, क्योंकि जैसा आपने कहा कि पहले जो थी एक डुओपोली जो बीजेपी पर थी वो अटल आडवाणी जी की थी और आज ये मोदी जी की और अमित शाह जी की। करुणा सागर जी, कांग्रेस की भी बात कर लेते हैं ना। मैंने ये भी कहा कि 80 साल के अध्यक्ष आपके पास है, यहां पर 45 साल के अध्यक्ष, आप भी इससे कुछ लीफ आउट ऑफ द बुक जिसे कहते हैं वो आप कर सकते हैं। सचिन पायलट या बाकी आपके पास भी युवा नेता काफी है जो 50 के उम्र में है, जिन्हें आप अध्यक्ष पर या कार्यकारी अध्यक्ष वहां पर बना सकते हैं।
लेकिन आपने भी तो सेफ बेट खेला ना उधर, कार्यकारी अपने अध्यक्ष बना दिए मल्लिकार्जुन खड़गे, यही हुआ ना आपके यहाँ पर भी। आपने बोला कार्यकारी अध्यक्ष, मैं एक बात बता दूं साहिल जी कि बीजेपी के संविधान में कार्यकारी अध्यक्ष का कोई प्रावधान ही नहीं है। तो इस तरह से ये इलीगल कार्यकारी अध्यक्ष है और ये अध्यक्ष बन जाएंगे। जहां तक आपने कांग्रेस की बात की, तो कांग्रेस ने हमेशा से सम्मान किया है एक्सपीरियंस का भी और यूथ का भी, और जब यूथ की जरूरत पड़ी है तो यूथ चेहरे सामने आए हैं, जब एक्सपीरियंस की जरूरत पड़ी है तो एक्सपीरियंस के चेहरे सामने आए हैं, और दोनों मिलकर काम करते रहे हैं। सबकी अपनी जिम्मेदारियां हैं, सबका अपना अनुभव है। देखिए मेरे ख्याल से ना दो मैसेज यहां पर बीजेपी ने दिया हुआ है कांग्रेस के सामने रखने के लिए। एक, हम 45 साल की उम्र के एक ऐसे व्यक्ति को अध्यक्ष बना सकते हैं या कार्यकारी अध्यक्ष बना सकते हैं, राष्ट्रीय राजनीति में ला सकते हैं, जिसने अब तक राष्ट्रीय राजनीति में कदम नहीं रखा था, लेकिन वो पार्टी के साथ जुड़ा हुआ है, ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ा हुआ है, उसे हम बना सकते हैं। मौका देने के लिए हम तैयार हैं। दूसरा, उन्होंने ये भी दिखा दिया है कि एक किसी रीजन से हम राष्ट्रीय राजनीति में भी किसी को लाने के लिए तैयार हैं। लेकिन वही कांग्रेस में आप बड़ा सेफ बेट खेलने की कोशिश करें, जबकि कांग्रेस को कई लोग कहते हैं कि अलग तरीके से अब इस सारे मामले को लेकर सोचना चाहिए। देखिए नई पीढ़ी तैयार होगी, चौथी पीढ़ी शुरू हो चुकी है बीजेपी के। किसी भी रीजन से तो हमारे जो अध्यक्ष हैं वो तो दक्षिण भारत से आते हैं, तो दक्षिण भारत को हमने अहमियत दी है, और इसका मतलब ये नहीं कि उत्तर भारत को हम अहमियत नहीं देते हैं। लेकिन अगर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जिसकी जड़ें इस देश के हर गांव में, आप किसी भी गांव में चले जाइएगा वहां पर कोई ना कोई कांग्रेसी आपको मिल जाएगा। तो हमें कभी चुनने में कमी नहीं हुई है, और हमने हमेशा एक्सपीरियंस और यूथ का जो कॉम्बिनेशन है इसको महत्व दिया है। और बीजेपी क्या डिसीजन लेती है वो बीजेपी का अंदरूनी मामला है। जैसा हमने कहा कि आपने उसका शॉर्ट एनालिसिस किया, शॉर्ट एनालिसिस के बारे में मैंने आपको बता दिया। ठीक है प्रेम शुक्ला जी, कांग्रेस पार्टी कह रही है कि देखिए पर्ची अध्यक्ष, एक बार फिर वही आरोप, पर्ची अध्यक्ष, पर्ची मुख्यमंत्री, पर्ची अध्यक्ष, और अभी कह रहे हैं कि भाई ये तो कार्यकारी अध्यक्ष कोई पद ही नहीं होता, अमित शाह पार्टी चलाएंगे, वही सारी चीजें। जिनको कठपुतली प्रधानमंत्री चलाने का एक अभ्यास रहा हो, कौन नहीं जानता कि डॉक्टर मनमोहन सिंह को जब पहली बार प्रधानमंत्री बनाया गया तो संसदीय दल ने तो श्रीमती सोनिया गांधी को निर्वाचित किया, तो उन्होंने नामित किया, और उसके बाद प्रधानमंत्री कार्यालय की सारी फाइलें पुलक चटर्जी के माध्यम से किस तरह से श्रीमान डॉक्टर मनमोहन सिंह के घर कार्यालय से श्रीमती सोनिया गांधी के आती थी। संजय बारू ने एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर में बहुत व्यापकता से ये सब लिखा है, और उसके लिए मुझे विशेष कहने की आवश्यकता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी समग्र संवैधानिकता से, लोकतांत्रिक प्रणाली से चलने वाला दल है। हमारे पार्लियामेंट्री बोर्ड ने यह तय किया कि कार्यकारी अध्यक्ष आदरणीय नितिन नवीन जी होंगे। अब निर्वाचन के माध्यम से वो अध्यक्ष पद का पदभार ग्रहण कर सकते हैं, उसकी एक निर्वाचन की प्रक्रिया होगी, उसके लिए बाकायदा निर्वाचन अधिकारी नियुक्त है। हमारे विविध राज्यों में भी निर्वाचन की प्रक्रिया से ही प्रदेश अध्यक्ष हुए हैं, और उसके लिए निर्वाचक मंडल बाकायदा जो है नीचे मंडल से निर्वाचित होकर आया है। तो हमारे यहाँ मंडल स्तर से लेकर मंडल, जिला, क्षेत्र, प्रदेश और जो है राष्ट्रीय, पूरा निर्वाचन की बहुत ही पारदर्शी प्रक्रिया है। फिर भी एक साल लगा ही आपको। सहमति से बहुत कुछ हो जाता है, गुटबाजी नहीं होती है, एक दूसरे पर जो है जूतम बाजार की दशा नहीं आती है। अभी बिहार के चुनाव के बाद यहाँ तो कांग्रेस में जो है गोलियां चलाने तक की बात हो गई थी, आप ही लोग बता रहे थे। चलिए करुणा सागर जी जल्दी से जवाब शशि जी के पास जाना है मुझे। तो भारतीय जनता पार्टी जो है इसमें कभी भी जो है सर्वसहमति से निर्णय लेने की पारदर्शी प्रक्रिया है। ठीक है करुणा सागर जी, बीजेपी प्रवक्ता ने अभी एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया। ये भारत के इतिहास में पहली बार, और ये इतिहास सिर्फ आजादी के बाद नहीं, आजादी के पहले के भी इतिहास को अगर देख लीजिए तो पहली बार एक ऐसा उदाहरण मिला कि सर्वसम्मति से सोनिया गांधी जी को प्रधानमंत्री बनने का सुझाव पार्टी का था, और उसके बावजूद उन्होंने उसको ठुकराकर मनमोहन सिंह जी को आगे बढ़ाया। और जो मनमोहन सिंह एक अल्पसंख्यक समुदाय से आते हैं, बहुत बड़े इंटेलेक्चुअल हैं,
लेकिन आपने एक मेरी इस बहुत बात का बड़ा जवाब नहीं उदाहरण दिया था। करुणा और सागर एक जी। मिनट साहिल जी, हाँ। और आपने देखा कि जिस समय गोवा में नरेंद्र मोदी जी को जब प्रभार दिया गया कैंपेन कमेटी का, तो उस समय अडवाणी जी दिल्ली में क्या कर रहे थे, और वो दृश्य देखिए, और सोनिया जी मनमोहन सिंह जी को आगे बढ़ा रही थी, वो दृश्य देखिए। नहीं, लेकिन देखिए ना, बीजेपी कैसे फ्रंट फुट पे खेल रही है। अमित शाह वहां पर खुद खड़े हैं, जेपी नड्डा वहां पर खड़े हैं, अमित शाह आके उनको कुर्सी पर बिठा रहे हैं, उधर बातचीत हो रही है। आपके यहां पर थोड़ा पीछे से काम चलता है करुणा सागर। नहीं, ऐसी बात नहीं है साहिल जी। खड़गे जी अध्यक्ष है, साहिल जी, लेकिन वो कहते हैं कि हाईकमान से पूछना पड़ेगा। मतलब थोड़ा अलग तरीके से चीजें चलती है। आप नहीं, भी फ्रंट साहिल फुट पर जी, खेलिए ना, उसमें क्या है। साहिल जी, इवेंट मैनेजमेंट तो बहुत बढ़िया है, आपको भी मालूम है, और आशुतोष जी ने भी पहले कहा कि जो अधिकार है, जो सत्ता है, जो शक्ति है, और आप पत्रकार हैं, आप बताइए कितनी बार बीजेपी के लाइन को जानने के लिए आपने नड्डा जी को कोट किया है, और कितनी बार आपने अमित शाह जी को कोट किया है। तो ये सही सत्ता तो अमित शाह जी के पास रहेगी, ये बात तो सबको मालूम है, और इसमें कहीं कोई शक नहीं है। ठीक है। शशि शेखर जी, आपने स्वॉट एनालिसिस देखा हमने जो सामने रखा था, लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी के अब तक के जो अध्यक्ष रहे उनकी जो फहरिस्त है उस पर जरा मैं नजर डाल रहा था, और आमतौर पर मैंने देखा कि ज्यादातर भारतीय जनता पार्टी ने अध्यक्ष पद के लिए जो अगड़ी जातियां हैं वहां से किसी को चुना है आमतौर पर, और उन लोगों को चुना है कि जो पार्टी के भीतर राष्ट्रीय स्तर पर, नितिन गडकरी का उदाहरण अलग है क्योंकि उसमें तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को बीच बचाव करना पड़ा था, या उनको एक तरीके से सर्जिकल ऑपरेशन करना पड़ा था, जिसका जिक्र मोहन भागवत ने किया था। लेकिन आमतौर पर हमने देखा तो जाने पहचाने चेहरे राष्ट्रीय स्तर पर उनको यहां पर लिया है। आज की स्थिति में नितिन नवीन को यहां पर कार्यकारी अध्यक्ष बनाना, आपको क्या लगता है, क्या चुनौतियां है, और क्या उसमें हम मान सकते हैं कि बीजेपी के लिए उसका फायदा होगा। नितिन नवीन को साहिल इन्होंने बनाया है, कुछ चीजें लगता है चर्चा में अभी आई नहीं है। वो कायस्थ है, और लेकिन वो अगड़े हैं, कायस्थ होने के बावजूद वो अगड़े हैं। तो अब तक क्या एक प्रॉब्लम होती थी कि आप ब्राह्मण को बनाइए तो मालूम पड़ा राजपूतों को अखर रहा है, राजपूत को बनाइए तो ब्राह्मणों को अखर रहा है। तो ये दो ऐसी कौमें थी जो भिड़ जाती थी, और कुछ ये तो नारेबाजी होने लगती थी, ब्राह्मणवाद, राजपूतवाद, फलाना ढिमाका। इस बार उन्होंने अगड़ा भी बना दिया, और उसके साथ साथ एक ऐसी जाति से अगड़ा बनाया जिसके पास कोई बहुत बड़ा जनसंख्या का आधार नहीं है, लेकिन वो अगड़े हैं और वो इंटेलेक्चुअल्स में गिने जाते हैं। नितिन नवीन के बारे में, उनकी अध्यक्षता की वजहों के बारे में आपकी एनालिसिस भी बोलती है, बाकी मेरे पैनलिस्ट भी बोल गए, मैं उस पर समय जाया नहीं करूंगा दर्शकों का। नितिन नवीन के आगे की चुनौतियां क्या है? पहली बात ये कि ये ठीक है कि आज बीजेपी ने ये दिखा दिया, जता दिया कि शीर्ष नेतृत्व उनके लिए कैसे पलक पावड़े बिछाए बैठा था, खड़ा था, और इससे नीचे तक ये मैसेज दे दिया कि ये सबकी साझा पसंद है, संघ की भी, हमारी भी, और कृपा करके इसे उलझिएगा मत। लेकिन राजनीति में सिर्फ संदेशों से काम नहीं चलता, राजनीति में कुछ करना भी होता है। बीजेपी की अगर आज की स्थिति देखिए तो बहुत से प्रदेशों में अभी कई चुनाव होने बाकी हैं। मैं विधानसभा के चुनावों की बात नहीं कर रहा, मैं उनके इंटरनल चुनावों की बात कर रहा हूँ, जहां पे लोग बन गए हैं, वहां कभी सत्ता से नहीं पट रही है, या अलग तरह की गुटबंदियां हैं। कुछ आरोप ये भी हैं कि बाहर के लोग मुख्यमंत्री बन गए, या हमारी विचारधारा से इतर के लोग, भले ही उनकी समान विचारधारा हो, लेकिन अलग तरह के लोग मुख्यमंत्री बन गए, और उसको लेके भी एक द्वंद्व उठाया जाता है। नितिन नवीन का काम इसको एक तरीके से, जिसको कहते हैं, हमवार करना होगा कि कैसे वो प्रदेशों की चीजों को संभालेंगे अध्यक्ष बनने के बाद। आज अगर आप देखिए तो उनके दिल्ली पहुंचते ही, मुख्यालय पहुंचते ही एक प्रेस रिलीज जारी होती है कि उनके गृह प्रदेश में अध्यक्ष चुन लिया गया। मुझे भरोसा है कि वो भी रहे होंगे फैसले में, लेकिन उस पर कोई उनके साइन नहीं है, अध्यक्ष के ही साइन है। तो अभी तो उन्हें दूसरे दर्जे पर रहकर चीजों को समझना होगा और आगे की स्ट्रेटजी बनानी होगी। पर विधानसभा के चुनाव भी एक बहुत बड़ी चुनौती है। बिहार की विजय के बाद भारतीय जनता पार्टी के अंदर और भारतीय जनता पार्टी को पसंद करने वालों के बीच बंगाल को लेकर बड़ी चर्चा है कि भाई बंगाल में क्या होगा, और बंगाल का चुनाव अब सिर पर आ गया। इसके साथ ही
तमिलनाडु, पुडुचेरी, आसाम, बहुत से चैलेंजिंग स्टेट्स का चुनाव है। बिहार का चुनाव उतना चैलेंजिंग नहीं था मेरी नजर में जितना कि ये है, क्योंकि वहां पहले क्षण से एनडीए 5% मतों से आगे था, 4 से 5% मतों से, लेकिन बाकी जगह चैलेंजेस है। नहीं, अभी तो मतलब उन जगह पर चुनाव है जहां पर बीजेपी सत्ता में नहीं है और कोशिश कर रही है कि वहां पर वो सत्ता में आने की कोशिश करे। आसाम में है भी, तो चैलेंजेस अलग है। और जब उन चैलेंजेस को पार पाने में हाई कमान और नागपुर दोनों के छत्र छाया के बावजूद उन्हें एक पर्सनैलिटी एग्जिबिट करनी होगी। अभी तक वो बहुत मिलजुल कर चलने वाले, सहज, सरल और विनम्र व्यक्ति की तरह सामने आए हैं, लेकिन कभी कभी अध्यक्ष को जो थोड़ा सा फोर्स भी दिखाना होता है, जो हमने आडवाणी के वक्त में, गडकरी के वक्त में, अमित शाह के वक्त में और राजनाथ जी के वक्त में देखा है। तो अब एक समय ऐसा आ गया है कि अगर नई पीढ़ी आ रही है तो नई पीढ़ी को चांस ऐसा भी देना होगा कि नई पीढ़ी नए लोगों को आगे लाए और पुराने लोगों के साथ समन्वय बनाकर चले। नहीं, ये एक बड़ा चैलेंज होगा। नहीं, लेकिन उसके बावजूद भी सवाल अभी भी कायम रहता है आशुतोष कि क्या अब ये वक्त आ गया है बीजेपी के भीतर, जो सवाल मैंने इससे पहले भी उठाया था कि एक वक्त था कि अध्यक्ष कोई भी बने, लेकिन आडवाणी अटल यही ड्यो जो है पूरी तरीके से पार्टी चले। बिल्कुल क्लियर नहीं। जी आशुतोष, आशुतोष मेरे ख्याल उनको मेरे ख्याल से ऑडियो ठीक से नहीं आ रहा है। लेकिन शशि शेखर जी, यही सवाल आपके पास कि पॉलिटिकली लाइटवेट होना ये कितना मुश्किल होगा नितिन नवीन के लिए, क्योंकि अब तक उनकी कोई राष्ट्रीय छवि नहीं है। ये चैलेंज तो है उनके पास, लेकिन आप उस कमरे में बैठेंगे जहां पर आपके सामने मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा या बाकी नेता बैठे होंगे और उनके सामने आपको बात रखनी कि नहीं ये करना है करके, जिस तरीके से मल्लिकार्जुन खड़गे काम देखते हैं कि वो कहते हैं कि भाई हाईकमान डिसाइड करेगी, नितिन नवीन का भी यही हो सकता है ना कि उनको कहना पड़ेगा हाईकमान डिसाइड करेगी। देखिए, अब ये तो नड्डा जी के बारे में भी कहा जाता था कि भाई वो तो सिर्फ एक रबर स्टैंप है। मैं ऐसा नहीं मानता। जब आदमी पद पे होता है तो कोई ना कोई काम जरूर करता है, और ये बात सही है कि इनके ऊपर एक छत्र छाया मोदी की, शाह के जोड़ी की होगी, लेकिन कहीं इनके निर्णय को अकेले किसी एक व्यक्ति ने या किसी एक युगल ने नहीं किया है। ये निर्णय अगर हुआ है तो उसके पीछे एक बहुत बड़ी लंबी बातचीत हुई होगी। आप जरा ये देखिए, ये निर्णय आश्चर्यचकित क्यों करता है। अगर इन्हीं की जगह, अब मैं नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि नाम लेना उनका अपमान हो जाएगा, मिस्टर एक्स होते या मिस्टर वाई होते तो दो नाम बहुत ज्यादा चल रहे थे। तो अगर एक्स और वाई होते तो उन्हें लगता कि हाँ ये तो ठीक है साहब, ये चुनाव उन्होंने जितवाया, वो जितवाया, इतने दिनों से इन्होंने ये किया वो किया, वो था। एक ऐसे आदमी को लाना, बैठा देना, एक मैसेज कन्वे कर रहा है। आप जरा कुछ चीजों को गौर कीजिए। जब योगी जी को मुख्यमंत्री बनाया था तब उस समय ये कहा गया था ये आदमी लाइट वेट है, उत्तर प्रदेश कैसे चलाएगा, इसकी एक सर्टेन माइंड सेट है। वो 8 साल से उत्तर प्रदेश को चला रहे हैं। इसी तरीके से आप देखिए कि राजस्थान के, हरियाणा के और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र का भी उदाहरण है, देवेंद्र फडणवीस को 14 में बनाया था, तब भी 42 साल की उम्र। लेकिन देवेंद्र और सैनी दोनों दूसरी बार बन गए। उन्होंने जब वो सत्ता में आए तो उन्होंने उसको जो उनसे उम्मीद की थी उसको एग्जिबिट किया उन्होंने, और जब उसका प्रदर्शन किया उन्होंने तो वो दोबारा पद पे आ गए। मुझे देखिए, आज हमें सिर्फ शुभकामनाएं देनी चाहिए, ठीक है, और मुझे ऐसा लगता है चैलेंजेस हैं समन्वय बैठाने का, गुटबंदी दूर करने का, और जब अध्यक्ष बन जाए तो आपकी तुलना होगी किससे? अटल जी से, आडवाणी से, राजनाथ सिंह से, मोदी जी से, शाह से, और इनके आगे आप कैसे निकलेंगे? ये एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि लीडरशिप में जब तक नीचे तक मैसेज नहीं जाता कि हम इस अध्यक्ष के हाथ में, लेकिन इसके बावजूद इस बात का भी ख्याल रखना है कि जब मोदी और अमित शाह एरा बीजेपी के भीतर शुरू हुआ तब अटल और आडवाणी एरा खत्म हो गया था, और उसके बाद जिसके वजह से वो पूरी तरीके से जो भी सफलताएं मिली उसको लेकर वो कह पाए कि देखिए हमारे वजह से सफलताएं मिल पाई। और आज की स्थिति में किसी भी दूसरे व्यक्ति को यह करना कितना संभव होगा यह भी देखना बड़ा दिलचस्प होगा। लेकिन आशुतोष एक बार फिर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आशुतोष जी, कांग्रेस के लिए क्या मैसेज इसमें हो सकता है? जैसे मैंने सवाल इससे पहले भी पूछा था कि 45 साल के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी बनाती है, कैसे व्यक्ति को बनाती है जिसका राष्ट्रीय चेहरा नहीं है लेकिन उसके साथ वो बैठ लेने को तैयार है एक तरीके से। लेकिन कांग्रेस 80 साल के
मल्लिकार्जुन खड़गे वहां पर अध्यक्ष है। माना जा रहा था कि खड़गे या अशोक गहलोत बनेंगे तो खड़गे को चुना गया क्योंकि वो ज्यादा सॉफ्ट होंगे गांधी परिवार के साथ में। ये तमाम चीजें उस वक्त भी चली थी। आज की स्थिति में कांग्रेस भी एक ऐसे राह पर खड़ी है, तो ये राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनना कांग्रेस के लिए भी क्या कहता है? देखिए साहिल, इस चीज को जरा थोड़ा दूसरे पर्सपेक्टिव से देखने की जरूरत है। दूसरे पर्सपेक्टिव देखने की इसलिए जरूरत है क्योंकि आज भारतीय जनता पार्टी एक के बाद एक चुनाव जीत रही है, तो वो बोल्ड फैसले कर सकती है और उनके पास नरेंद्र मोदी जैसा करिश्माई व्यक्तित्व है जो अपने बल पे चुनाव जिता रहा है। अमित शाह जैसे संगठन के कार्यकर्ता, संगठन के नेता हैं जो रणनीति बना के पार्टी को जिताने की स्थिति में है। ये जो दो लोगों की जोड़ी है वो इस स्थिति में लाके खड़ा कर देती जहां आप बोल्ड एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। और लेकिन क्या कांग्रेस पार्टी के लिए एक कदम फूक फूक कर रखना होगा। कांग्रेस पार्टी की दिक्कत ये नहीं कि मल्लिकार्जुन खड़गे वह पार्टी के प्रेसिडेंट है। मेरे ख्याल से वो अच्छे प्रेसिडेंट इस लिहाज से क्योंकि जो आइडेंटिटी पॉलिटिक्स कांग्रेस करना चाहती है उसको रिप्रेजेंट करते हैं। वो प्रॉब्लम मल्लिकार्जुन खड़गे में नहीं है। प्रॉब्लम इस बात को लेकर है क्या राहुल गांधी जो 52-53 साल की उम्र के हैं, क्या वो इस तरीके का बोल्ड एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं? क्या पार्टी अध्यक्ष भले ही मल्लिकार्जुन खड़गे, लेकिन फैसले तो राहुल गांधी के स्तर पर ही होते हैं या प्रियंका गांधी के स्तर पर ही होते हैं। तो उस लिहाज से अगर आप देखेंगे तो जनरेशनल शिफ्ट कांग्रेस पार्टी के अंदर दिखाई पड़ता है कि राहुल गांधी अपनी टीम खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। तो प्रॉब्लम मल्लिकार्जुन खड़गे के ऊपर नहीं है, प्रॉब्लम राहुल गांधी के स्तर पर है कि राहुल गांधी जो टीम तैयार कर रहे हैं क्या वो टीम कांग्रेस पार्टी को जनरेशनल शिफ्ट दे पाएगी या दे नहीं पाएगी। और अगर क्या कांग्रेस पार्टी अगर कोई ऐसी तरीके का बोल्ड एक्सपेरिमेंट करती है, अगर असफल हुई तो क्या होगा? तो कांग्रेस के सामने जो अस्तित्व का संकट है, बीजेपी के सामने अस्तित्व का संकट। जल्दी से करुणा सागर जी आपका जवाब 30 सेकंड में, उसके बाद प्रेम शुक्ला जी बात करेंगे। क्या ये बोल्ड स्टेप गांधी परिवार की तरफ से लिया जा सकेगा, खास करके राहुल गांधी? देखिए, ये इतना बोल्ड स्टेप है। जब मल्लिकार्जुन खड़गे साहब बने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, तो वो दक्षिण भारत से आते हैं और महादलित समाज से आते हैं। तो जो महात्मा गांधी का जो सपना था कि भारत की राजनीति ऐसी होनी चाहिए जो समाज के आखिरी पायदान पर खड़े, लेकिन उसके बावजूद देखिए बीजेपी ने जातिवादी के अलावा युवा चुनने की कोशिश की है ना, क्योंकि अगला वोटर देखने की कोशिश कर रही है बीजेपी की तरफ से। तो आपको भी कहीं ना कहीं ये सोचना होगा ना। साहिल जी, मैंने कहा हमारे यहाँ युवा नेतृत्व सब तरफ से है। हर राज्यों में हमारे जो नेता हैं वो युवा हैं। और प्रेम शुक्ला जी, आपने देखा कि असम बोल्ड स्टेप में बीजेपी का, कई लोग ये कहने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये बोल्ड स्टेप के साथ साथ उनको वो इंडिपेंडेंट काम करने का मौका भी मिल पाएगा क्या? जल्दी से 20 सेकंड। निश्चित तौर पर मिलेगा। देखिए, कांग्रेस में श्रीमान राहुल गांधी का जनरेशन शिफ्ट 2004 से प्रारंभ और 2025-21 वर्ष में जनरेशन शिफ्ट हुआ ही नहीं। तब तक भारतीय जनता पार्टी में आदरणीय नितिन गडकरी जी का शिफ्ट आया और अब नितिन नवीन जी आ गए, तो हमारे यहाँ एक पीढ़ी आगे बढ़ गई, वो उसी पीढ़ी पे अटके हुए हैं। श्रीमान राहुल गांधी को जनरेशन शिफ्ट के तहत ही 2004 में लाया गया था। तो भारतीय जनता पार्टी के भीतर आज की स्थिति में जो दावा किया जा रहा है उसके मुताबिक एक जनरेशनल शिफ्ट हो चुका है, लेकिन ये जनरेशनल शिफ्ट कहां तक जाता है उस पर ध्यान रखना होगा। चुनौतियां भी काफी रहेगी, उस पर भी बात करेंगे। तो नितिन नवीन बिहार से अब दिल्ली पहुंच चुके हैं कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर। आज पदभार भी उन्होंने एक तरीके से संभाला। अब अध्यक्ष पद पर उनकी नियुक्ति कब होती है, किस तरीके से चुने जाते हैं, उस पर नजर रहेगी। उनकी चुनौतियां, उस पर भी नजर बनी रहेगी।